फ्रेंड्स, आज हम लोग बिहार दरोगा 1275 पोस्ट जो पीटी हुआ था उसका क्वेश्चन देखने वाले हैं। ये 17 दिसंबर 2023 को हुआ था। सेकेंड पार्ट का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है एक ठोस, ये मैथ का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कौन सी संस्था स्थानीय क्षेत्र प्रबंधन योजना लैम्प विकसित करने के लिए तैयार है, तो इसका आंसर हो जाएगा CSIR द्वारा लैम्प योजना तैयार किया गया है। फिर उसमें है नीरी का स्थापना 1958 में हुआ था। इसका मुख्यालय नागपुर में है। अगला क्वेश्चन सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब किया गया था, तो ये हो जाएगा 1939 में किया गया था। सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 3 मई 1939 को किया गया था। फॉरवर्ड ब्लॉक का अखिल भारतीय सम्मेलन 1940 नागपुर में आयोजन किया गया था। फॉरवर्ड ब्लॉक के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे और महासचिव HV कामत हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस ने ही जर्मनी में फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना की थी। फिर 1 सितंबर 1942 को सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज की पहली डिवीज़न की स्थापना की। और दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया। अगला क्वेश्चन ब्रिटिश साम्राज्य पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कब हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा 1949 में। तो पंजाब का संपूर्ण हिस्सा 29 मार्च 1849 को ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हो गया। तो 2 आंग्ल सिख युद्ध हुआ। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 के बीच। इस समय गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड हार्डिंग थे। और फिर अगला, तो इसी के तहत 2 अंग्रेजों और सिख के बीच 9 मार्च 1846 को लाहौर की संधि हुई। और भैरवाल की संधि 22 दिसंबर 1846 का हुआ था। इसके तहत राजा दिलीप को संरक्षित हेतु अंग्रेजों की भारतीय सेना पंजाब में प्रवास मान लिया। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध का हुआ था 1849 में हुआ था। इस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, डलहौजी था। और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान पहली लड़ाई चिलियानावाला की लड़ाई से हुआ था, जिसके सिख नेता शेर सिंह अंग्रेज कमांडर गफ था। दूसरी लड़ाई चिनाब नदी के किनारे चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में 21 फरवरी 1849 को लड़ी गई। इसी युद्ध में सिखों की बुरी तरह पराजित हुई। डलहौजी ने 29 मार्च 1849 को संपूर्ण पंजाब का विलय अंग्रेजी राज में कर लिया था। अगला क्वेश्चन ये इंग्लिश का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दक्षिण अफ्रीका साथी लॉयड हैरियस के साथ मलोरका चैंपियन आयोजन युगल ट्रॉफी जीतकर वर्ल्ड टूर पर अपना पहला खिताब किसने जीता, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए यूकी भंगारी। अगला क्वेश्चन भारत की सबसे उत्तरी दिशा में निम्नलिखित में से कौन सा जयमंडल है, तो इसका हो जाएगा कोल्ड डेजर्ट, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। भारत का सबसे उत्तरी दिशा में कोल्ड डेजर्ट जयमंडल है। कोल्ड डेजर्ट कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में। नंदा देवी कहाँ है, तो उत्तराखंड में। मानस कहाँ है, तो असम में। सिमलीपाल कहाँ है, तो उड़ीसा में। बोलेगा भारत में कुल कितने जयमंडल हैं, तो भारत में कुल 18 जयमंडल हैं। बोलेगा पहला जयमंडल कौन सा है, तो पहला जयमंडल तो नीलगिरी, जो कहाँ है, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटका के बॉर्डर पर। इसको कब शामिल किया गया था, तो 1986 में। बोलेगा नीलगिरी को यूनेस्को में कब शामिल किया गया था, 2000 हो जाएगा। दूसरा है नंदा देवी, तो नंदा देवी कहाँ हो जाएगा, तो नंदा देवी हो जाएगा उत्तराखंड, नोकरेक मेघालय, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु, सुंदरवन पश्चिम बंगाल, मानस असम, ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार, सिमलीपाल उड़ीसा। अगला डिब्रू सिखोवा कहाँ है, तो साइखोवा कहाँ है, तो असम। दिबांग कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश। पंचमढ़ी कहाँ है, तो मध्य प्रदेश। कंचनजंगा कहाँ है, तो सिक्किम। अगस्तमलाई कहाँ है, तो तमिलनाडु केरल। अचानक कुमार कहाँ है, तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। कचकरण कहाँ है, तो गुजरात। कोल्ड डेजर्ट कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश। शेषाचलम कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश। और पन्ना कहाँ है, तो मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार भारत में किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक था, तो आंसर हो जाएगा बिहार। कितना था, तो 1106। दूसरा बोलेगा तो जनगणना 2011 के अनुसार भारत
में बिहार की जनसंख्या के घनत्व सर्वाधिक था, तो पहला हो जाएगा बिहार 1106, फिर पश्चिम बंगाल, फिर केरल, 3 याद रखिएगा। फिर सबसे कम हो जाएगा, तो सबसे कम हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद मिजोरम और उसके बाद सिक्किम। अगर केंद्र शासित प्रदेश पूछेगा तो सबसे ज़्यादा दिल्ली, फिर उसके बाद चंडीगढ़, और सबसे कम हो जाएगा केंद्र शासित प्रदेश में तो अंडमान निकोबार, मात्र 46 था। बोलेगा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था, तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। निम्नलिखित में से कौन सा जापान की मुद्रा का नाम है, तो जापान की मुद्रा का नाम क्या है, येन है। कुछ मुद्राएं हैं जैसे येन, चीन का क्या है, तो राजधानी बीजिंग है और मुद्रा युआन है। तुर्की की राजधानी क्या है, अंकारा और मुद्रा लीरा है। फिलीपींस की राजधानी क्या है, तो मनीला और मुद्रा पीसो है। क्यूबा की राजधानी क्या है, हवाना और मुद्रा पीसो है। फिर बाकी इधर अच्छा कुछ नहीं है, तो एशिया का याद रखिएगा। मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या होता है, तो मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या होता है, तो विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापन दोनों, यानी A+B हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक प्रचुरता वाला उत्पन्न साधन क्या है, तो श्रम साधन। तो उत्पादन के क्या है, उत्पादन के 4 कारक होते हैं, भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमी। 2 सेक्टर अर्थव्यवस्था प्रारूप में समग्र मांग होती है C+I। तो C यहाँ पे ए समग्र मांग हो गया, तो या समग्र मांग हो गया, यदि एग्रीगेटेड डिमांड होता है इसको C+I, तो C हो जाएगा कंजम्पशन या फिर उपभोक्ता, I हो जाएगा इन्वेस्टमेंट या फिर निवेश। तो ये हो जाएगा, ये क्लोज इकोनॉमी के लिए हो जाएगा, यानी बंद अर्थव्यवस्था के लिए C+I हो जाएगा। एग्रीगेटेड दिमाग हो जाएगा कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। और खुला इकोनॉमी के लिए क्या हो जाएगा, तो एग्रीगेटेड डिमांड क्या हो जाएगा, C+I + G + X माइनस M। तो C हो जाएगा कंजम्पशन, I से हो जाएगा इन्वेस्टमेंट, G से हो जाएगा गवर्नमेंट, X से हो जाएगा एक्सपोर्ट, M से हो जाएगा इम्पोर्ट। याद रखिएगा ये वाला C+I सिग्जम, याद रखिए सिग्जम, CIG प्लस X माइनस M। जो बात लोगों से सुनी गई हो उसे क्या कहते हैं, तो इसका हो जाएगा जनश्रुति। ऑप्शन, हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था, तो हिटलर का जन्म बनाई में हुआ था। तो हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया के बनाई या ब्राउनाउ में हुआ था। हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 का हुआ था। फिर हिटलर 1933 को जर्मनी का चांसलर बना था। और फिर हिटलर का आत्मकथा का नाम क्या है, तो मीन कैफ। तो मीन कैफ आत्मकथा किसके, तो हिटलर का है। प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से वस्तु का उत्पन्न करने वाला क्षेत्र कहलाता है प्राथमिक क्षेत्र। हम जानते हैं 3 तरह का क्षेत्र होता है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र हो जाएगा जितना भी प्रकृति से रिलेटेड है, द्वितीय क्षेत्र में हो जाएगा प्रकृति से रिलेटेड उसको मैन्युफैक्चरिंग करना, और तीसरा हो जाएगा सेवा क्षेत्र कहता है। राज्य विधान परिषद की न्यूनतम संख्या कितनी होना चाहिए, तो न्यूनतम संख्या 40 होना चाहिए। तो हम लोग जानते हैं कि राज्य विधानसभा की न्यूनतम संख्या 40 और अधिकतम से अधिकतम विधानसभा के 1/3 होना चाहिए। अनुच्छेद 169 में राज्यों के विधानसभा का गठन और उन्मूलन का प्रावधान किया गया है। इसका गठन और उन्मूलन कौन कर सकता है, तो भारतीय संसद कर सकती हैं। और फिर क्या होता है, प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 क्या सदस्य क्या होते हैं, इसका सेवानिवृत्त हो जाते हैं। और इन विधान परिषद का सदस्यों का काल कितना होता है, तो 6 वर्ष होता है। और अनुच्छेद 173 के अनुसार विधान परिषद की सदस्यता हेतु 30 वर्ष की आयु निर्धारित है। तो बोलेगा किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया कि विधान परिषद के सदस्यों का आयु 30 वर्ष होगा, तो अनुच्छेद 173 में। और हम लोग जानते हैं कि कितने मात्र केवल 6 राज्य जहाँ विधानसभा विधान परिषद दोनों हैं। तो कौन कौन सा, आंध्र प्रदेश सोसाइटी, तेलंगाना हो जाएगा, फिर उत्तर प्रदेश हो जाएगा, और फिर कर्नाटक हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का सटे जैसे आंध्र प्रदेश के सटे तेलंगाना, उत्तर प्रदेश का सटे बिहार, और फिर कर्नाटक और महाराष्ट्र एक साथ हो जाएगा। 6 राज्य हो गया। निम्नलिखित में से किस से तैरते द्वीपों का झील कहा जाता है, तो लोकटक झील, जो कि लोकटक झील ये कहाँ है, तो ये मणिपुर में है। और लोकटक झील में फुगड़ी के द्वारा तैरते द्वीपों का, लोकटक झील में फुगड़ी के द्वारा तैरते हुए द्वीपों का
विकास हुआ है। लोकटक झील मणिपुर की एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। राष्ट्रीय उद्यान वहाँ पे है तो कौन सा है? काबुल लमजाओ है। अब पुलिकट झील कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में। हुसैन सागर कहाँ है? तो हैदराबाद में। ढेबर या इसी को जयसमंद बोलते हैं। ढेबर या जयसमंद कहाँ है? तो उदयपुर के, राजस्थान के उदयपुर में। फिर अगला क्वेश्चन, बिहार के निम्नलिखित में से कौन सा जिला स्वर्ण खनिजों के उत्पादन की सूची में है? तो ये हो जाएगा जमुई जिला था। जब सबसे ज़्यादा सोना कहाँ है बिहार में? तो जमुई में है। ये कैसा है? तो सोना क्या है? एक धात्विक खनिज है। जैसे सोना, चांदी, तांबा, जास्ता, ये सब कैसा खनिज है? ये सब तो धात्विक खनिज है। अधात्विक खनिज में कौन कौन से जाता है? तो कोयला, चूना पत्थर, गंधक, जिप्सम, ये सब कैसा है? ये सब अधात्विक खनिज है। और सोना, चांदी, तांबा, जास्ता, ये सब धात्विक खनिज है। यहाँ पे कुछ देख लेते हैं बिहार से रिलेटेड। तो सबसे ज़्यादा सोना अभी पड़े हैं कहाँ? जमुई में है। फिर सीसा है, तो सीसा कहाँ हो जाएगा? तो भागलपुर में। और सिल्क सिटी किसको कहा जाता है? तो भागलपुर को कहा जाता है। सबसे ज़्यादा क्वार्ट्ज कहाँ है? तो ये भी जमुई में है। गंधक तो रोहतास में हो जाएगा। कोयला तो औरंगाबाद। यूरेनियम गया में हो जाएगा। और डोलोमाइट कहाँ हो जाएगा? तो रोहतास में हो जाएगा। खनिज तेल कहाँ हो जाएगा? तो मुंगेर में हो जाएगा। अभ्रक तो गया, नवादा, मुंगेर, जमुई हो जाएगा। लिथियम कहाँ हो जाएगा? तो गया में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को किसने पेश किया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था। ये जवाहरलाल नेहरू ने 7 अगस्त 1942 को, जो कांग्रेस का वर्धा अधिवेशन हो रहा था, उसी में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पेश किया था, जिसकी अध्यक्षता अब्दुल कलाम आज़ाद कर रहे थे। और इसी में गांधी जी ने लगभग 70 मिनट का भाषण दिया था। फिर क्या हुआ था कि अंग्रेज़ों ने 8 अगस्त को मध्यरात्रि में सरकार के कांग्रेस के बड़े नेताओं को गिरफ्तार करने की योजना बनाई। और 9 अगस्त 1942 को सुबह ऑपरेशन जीरो आवर के तहत बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। इसी के तहत गिरफ्तार के तहत ही गांधी जी को आगा खां जेल में रखा गया था। और फिर जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा में रखा गया था। राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में रखा गया था। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को बांकुड़ा जेल में रखा गया था। करो या इसी आंदोलन में ही महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। मुस्लिम लीग और अम्बेडकर जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था। कि भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत मुस्लिम लीग एवं कांग्रेस के बीच संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए राजगोपालाचारी ने CR फार्मूला का गठन किया था, जो कि 1944 में आया था। फिर 1 अगस्त 1942 को ही इलाहाबाद में तिलक दिवस मनाया गया। तो बोलेगा तिलक दिवस कब मनाया गया? तो 1 अगस्त 1942 को। कहाँ? तो इलाहाबाद में ही तिलक दिवस मनाया गया था। फिर अगला क्वेश्चन है, फिर 1942 के आंदोलन का सबसे ज़्यादा प्रभाव बंगाल, बिहार और मद्रास, बम्बई में पड़ा था। अगला क्वेश्चन, किस मध्यकालीन संत के उपदेश अभंग में संकलित है? तो तुकाराम। तो तुकाराम शिवाजी के समकालीन थे। तुकाराम वारकारी संप्रदाय की स्थापना की। तो बोलेगा वारकारी संप्रदाय की स्थापना कौन की? तुकाराम। किसके समकालीन थे? तो शिवाजी के। और फिर इसके बाद इधर वैसा कुछ नहीं है। फिर सिख धर्म के प्रमुख ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब है। में रैदास के भजन का संग्रहिता है। चित्तौड़ की रानी झाला उनकी परम शिष्या थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक सघन बहुलकीकरण क्रिया विधि से बनता है? तो ये हो जाएगा नायलॉन। तो नायलॉन सघन बहुलीकरण नामक क्रियाविधि से बनता है। पॉलीमर। तो पॉलीमर क्या होता है? तो बहुलकों को वृत्त अणु की तरफ परिभाषित किया जाता है, जिनका द्रव्यमान 10.3 से 10.7 एंगस्ट्रॉम होता है। माइक्रोमीटर होता है। और फिर बहुलकों संबंधित एकलकों से विचरण के प्रकार को बहुकलन या बहुलीकरण कहलाता है। अगला हो गया स्रोतों के आधार पर बहुलक 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्राकृतिक बहुलक, दूसरा अर्ध संश्लेषित बहुलक और तीसरा संश्लेषित बहुलक। तो प्राकृतिक बहुलक क्या हो जाएगा? तो प्राकृतिक बहुलक जब पादप और जंतुओं में पाए जाते हैं, जैसे तो प्राकृतिक बहुलक कौन है? तो पादप तथा जंतुओं में पाए जाते हैं। उदाहरण प्रोटीन, सेलुलोज, स्टार्च,
रेजिन और रबर, ये सब क्या हो जाएगा, प्राकृतिक बहुलक होगा। प्राकृतिक बहुलक वैसा बहुलक होता है जो कि जंतु और पादप में पाए जाते हैं। अर्ध संश्लेषित बहुलक क्या होता है, तो सेलुलोज के उत्पन्न, जैसे कि उदाहरण के तौर पर सेलुलोज एसीटेट, जिसी को रेयॉन बोलते हैं, सेलुलोज नाइट्रेट। और संश्लेषित में हो जाएगा तो प्लास्टिक, पॉलीथीन हो जाएगा, नायलॉन संश्लेषित रेशा हो जाएगा, और ब्यून संश्लेषित रबर हो जाएगा। फिर पॉलीमराइजेशन क्या होता है, तो ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। तो एक होता है योगात्मक बहुलकन, ये श्रृंखला वृद्धि बहुलकन होता है। इस प्रकार के बहुलकन में बहुलक एक ही प्रकार के एक मोनोमर अथवा भिन्न एकल अणुओं के परस्पर योग से मिलकर बनते हैं। प्रयुक्त होने वाले एकलक आश्रित यौगिक होते हैं, जैसे एल्कीन, एल्काइन, फिर योगज बहुलक का उदाहरण हो जाएगा पॉलीथीन हो जाएगा, टेफ्लॉन हो जाएगा, और फिर आर्लाइन हो जाएगा। फिर दूसरा हो जाएगा संघनन बहुलक। इस प्रकार के बहुलकन की मान्यता समानता दो क्रिया होती हैं। बहुत हार्ड है वो, आगे चलते हैं। बायोलॉजी का ये क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव के रूप में महिलाओं ने नई भूमिका में प्रवेश किया, क्योंकि ऑप्शन ए इसका हो जाएगा, उन्होंने युद्ध काल में कारखानों, कार्यशालाओं एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों में काम करना आरंभ किया। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महिलाओं ने भूमिका निभाई। 1918 के इंग्लैंड और 1920 में जर्मनी में मताधिकार मिला। तो बोलेगा इंग्लैंड में मताधिकार, महिलाओं को मताधिकार कब मिला, तो 1918 में, और जर्मनी में कब मिला, तो 1920 में। और हम लोग जानते हैं प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच चला था, जिसका तत्कालीकरण क्या था, तो ऑस्ट्रिया के राजकुमार के फर्नांडिस की हत्या। इसी को सरोजा के नाम से भी जानते हैं। फिर प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लड़े हुए महत्वपूर्ण युद्ध हो जाएगा, तो यहाँ से देख लेते हैं। एक अच्छा है, टेनेवर्स का युद्ध हो गया था, तो 1914 में। मान का युद्ध हो गया था 1914 में ही। फिर वितोरियो वेनेतो का युद्ध 1918 में। मित्र राष्ट्र में कौन कौन से होते हैं, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस और जापान। और केंद्रीय शक्ति जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और तुर्की। प्रथम विश्व युद्ध के बाद प्राची जर्मनी ने 28 जून 1919 के दिन वर्साई का संधि पर हस्ताक्षर किया। द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर द्वितीय युद्ध को प्रारंभ कर दिया। ये 14 अगस्त 1945 को जापान के आत्मसमर्पण से पश्चात खत्म हुआ था। इसमें मित्र राष्ट्र कौन था, तो ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, अमेरिका, और ध्रुवीय राष्ट्र जर्मनी, इटली और जापान। निम्नलिखित बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किसमें आपको अधिकतम क्षेत्रफल में घनी सघन वन मिलेगा, तो ये हो जाएगा कौन सा, पश्चिमी चंपारण। बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में सर्वाधिक अति सघन वन पाए जाते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद वन रिपोर्ट हर 2 वर्ष के बाद आता है, 2 वर्ष पे आता है। पहला बार प्रकाशन 1987 से प्रकाशित हो रहा है। और फिर बोलेगा बिहार में कुल राज्य के क्षेत्रफल कितना है, तो 7.841 है। तो इसके बाद सबसे जिलों में वन आवरण तो सबसे ज़्यादा सघन, सब अति सघन कहाँ हो जाता है, पश्चिमी चंपारण, फिर मध्य पश्चिमी चंपारण, और खुले वन कहाँ हो जाएगा, तो कैमूर में। और अति सघन ये तो ऐसा कुछ नहीं, 10-14 नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं। चलो बेटा आगे देखते हैं। भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश में 2011 में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व रही थी, तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कहाँ जाएगा, तो अंडमान निकोबार। लोग देख चुके हैं अंडमान निकोबार में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व, क्योंकि यहाँ मात्रम 46 ही था। तो सबसे कम हो जाएगा अंडमान निकोबार। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से जनसंख्या केंद्र शासित प्रदेश सबसे कम हो जाएगा अंडमान निकोबार, फिर दादरा नगर हवेली, फिर उसके बाद लक्षद्वीप। तो सबसे कम अंडमान निकोबार, फिर दादरा नगर हवेली, फिर उसके बाद लक्षद्वीप। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से राज्य में निकलेंगे तो सबसे कम अरुणाचल प्रदेश, फिर उसके बाद मिजोरम, फिर उसके बाद सिक्किम। भारतीय संविधान के कौन से भाग में कल्याणकारी राज्य
की श्रृंखला है, तो ये भाग 4 में जानते हैं नीति निर्देशक तत्व जो कि 36 से 51 तक दिया हुआ है। भाग 4 है नीति निर्देशक जो कि 36 से 51 तक दिया हुआ है। इसमें लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है और फिर इसमें 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से अनुच्छेद 39 क 43 क 48 क को सम्मिलित किया गया है। फिर ग्रेवेलिन ऑस्टिन के अनुसार नीति निर्देशक तत्व सामाजिक क्रांति उद्देश्य को प्राप्त के माध्यम है। केटी शाह के शब्दों में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाएगा। फिर उसके बाद इधर वैसा कुछ नहीं है। अगला निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के लिए हानिकारक है? तो ओजोन परत के लिए हानिकारक कौन जाएगा? तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ओजोन परत हम जानते हैं ये सब तापमंडल में है। फिर ओजोन परत क्या है? तो सबसे हानिकारक कौन? CFC हो जाएगा, HCFC हो जाएगा, HBFC हो जाएगा, CCl4 हो जाएगा। ये सब क्या है? हानिकारक गैस है जो कि ओजोन को हानि करते हैं। फिर इसके लिए क्या हुआ था? तो 1985 में वियना कन्वेंशन हुआ था और फिर मॉन्ट्रियल कन्वेंशन भी हुआ था जो कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का हुआ था 16 सितंबर 1987 को हुआ था। ये 1989 से लागू हुआ था। फिर बोला किगाली समझौता भी इसी से संबंधित है। क्या हुआ? रवांडा के किगाली में अक्टूबर 2016 में HFC यानी हाइड्रोफ्लोरोकार्बन श्रेणी के ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए यह समझौता हुआ था। तो किगाली कब हुआ था? तो 2016 में रवांडा के किगाली में हुआ था। तो ओजोन ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, वियना कन्वेंशन और किगाली ये सब किससे संबंधित हो जाएगा? तो सब हो जाएगा ओजोन से संबंधित। ये मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर ये हो जाएगा। आगे देखते हैं। अवसर की समानता से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो अवसर की समानता से हो जाएगा अनुच्छेद 16। तो अवसर की समानता से संबंधित अनुच्छेद 16 हो जाएगा। हम जानते हैं मौलिक अधिकार 6 हैं, पहले 7 हुआ करता था। पहला है समता का अधिकार, स्वतंत्रता जो कि 14 से 18 है। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार जो 1922 है। तीसरा शोषण के विरुद्ध जो कि 23 से 24 है। ये चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता जो 25 से 28 है। जो सांस्कृतिक शिक्षा संबंधित अधिकार जो 29-30 है। और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो कि अनुच्छेद 32 में है। तो अनुच्छेद 14 क्या कहता है? तो विधि के समझ समानता। इसका अर्थ है कि यह है कि राज्य सभी व्यक्ति के लिए एक समान कानून बनाएगा तथा उसे एक समान लागू करेगा। इसी को कहते हैं विधि के समझ समानता। दूसरा है धर्म जाति नस्ल ये सब पर भेदभाव नहीं कर सकते। अनुच्छेद 15 में है। तो राज्य के द्वारा धर्म, मूल वंश, जाति, जन्मदाति के आधार पर नागरिकों में भेदभाव नहीं होगा। ये अनुच्छेद 15 में है। 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर समानता। फिर 17 है कि अपरिष्टता का अंत है। 18 में क्या है? तो उपाधियों का अंत है। फिर नोट क्या यहाँ पे है? भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्मश्री एवं सेना द्वारा परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र आदि पुरस्कार अनुच्छेद 18 के तहत ही दिए जाते हैं। फ्रांस का शासक लुई 16 किस राजवंश से थे? तो ये हो जाएगा बोर्बो राजवंश। किस राजवंश से हो जाएगा? तो बोर्बो राजवंश। तो फ्रांस का शासक लुई 16 बोर्बो राजवंश से था। फिर 1774 में लुई 16वां फ्रांस की राजगद्दी पर बैठा और फिर फ्रांस की क्रांति 14 जुलाई 1789 को लुई 16वें के शासनकाल में ही हुआ। फिर बोलेगा मिरिशियो एवं ओबिसियो ने 20 जून 1789 को नेशनल असेंबली की गठन किया। फिर अपनी विद्रोह प्रजा शक्ति 16वें असेंबली की मान्यता दी और फिर उसे सत्ता में अंकुश लगा दिया। 4 अगस्त करो बंधु समर्थित। नेशनल असेंबली ने सन 1791 में संविधान का प्रारूप तैयार किया। फिर उसके बाद फ्रांस का राष्ट्रगान क्या है? तो राजेट दी लायन द्वारा रचित मार्सिले। तो फ्रांस का राष्ट्रीय गान क्या है? तो राजेट दी लायन द्वारा रचित मार्सिले। तो मार्सिले क्या है? फ्रांस का राष्ट्रीय गान है जो किसके द्वारा लिखा गया है? तो राजेट दी लायन द्वारा रचित मार्सिले फ्रांस की राष्ट्रीय गान है।
रस संवेदी ग्राही क्या होता है? रस से ही ग्राही तो स्वाद का पता लगाता है। तो रस संवेदी ग्राही स्वाद का पता लगाते हैं। ये जीभ के पे मौजूद होते हैं जो स्वाद क्लिकाओं के समान फैली होती है। संवेदी ये ग्राही विशेष अंगों में जैसे कि आँख, कान, नाक, मुंह में होती है। इधर और सब कुछ दांत की जमीन चिकनी होता है तथा भोजन ग्राही से कुछ नहीं मानो तो कौन सा प्रश्न? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व और उसकी प्राकृतिक की जोड़ी सही है? तो सोडियम Na हो जाएगा, ऑप्शन डी। बाकी मरकरी का Hg होता है, लेड का Pb होता है और सिल्वर का Ag होता है। आगे फिर यहाँ पे हाइड्रोजन का H होता है, सोडियम का Na होता है, पोटेशियम के होता है, फेरस Fe होता है, आर्सेनिक As होता है, सिल्वर Ag होता है, टिन Sn होता है, और एंटीमनी होता है, Sb होता है, टंगस्टन W होता है, गोल्ड Au होता है, मरकरी Hg होता है, लेड Pb होता है और रेडॉन Rn होता है। और फिर सेंटियागो की राजधानी है किसकी? तो सेंटियागो राजधानी है किसकी? तो चिली की राजधानी। तो चिली की राजधानी सेंटियागो है। फिर उरुग्वे की राजधानी क्या है? तो उरुग्वे की राजधानी है मोंटेविडियो। फिर पेरू लीमा, ब्राज़ील ब्राज़ीलिया, इक्वाडोर क्वेटो, अर्जेंटीना ब्यूनस आयर्स, फिर बारमूडा हैमिल्टन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एल नीनो का प्रभाव नहीं है? तो ये हो जाएगा, तो एल नीनो क्या है? तो यह पेरू तट से जल का तापमान कम कर देती है, एल नीनो का प्रभाव नहीं है। एल नीनो, तो एल नीनो क्या है? ये एल नीनो एक जटिल मौसम तंत्र है, हर 5 या 10 साल बाद प्रकट होता है। ठीक है, इसके बाद एल नीनो का शाब्दिक अर्थ है बालक। ठीक है, क्योंकि यह जलधारा दिसंबर के महीने में क्रिसमस के आसपास नज़र आती है। तो एल नीनो का मतलब क्या है? एल नीनो का शाब्दिक अर्थ है बालक, ईर्षा, जो क्योंकि ये दिसंबर के आसपास महीने क्रिसमस के आसपास नज़र आती है। यह महासागरीय और वायुमंडलीय शामिल होता है। पूर्वी प्रशांत में यह पेरू के तट के निकट उष्ण समुद्री धारा के रूप में प्रकट होती है। तो किसमें कहाँ होता है? तो पूर्वी प्रशांत महासागर पेरू के निकट ये उत्पन्न होता है। इसका तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक, पेरू तट के जल का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक क्या होता है? बढ़ा देती है। ये इसका निम्नलिखित परिणाम है। तो क्या? भूमध्य रेखीय वायुमंडल परिसंचरण की विकृति, समुद्र तल के वाष्पन में अनियमितता, अब प्लवक की मात्रा में कमी कर देना। यूनेस्को का मुख्य कार्य क्या है? तो यूनेस्को का मुख्य कार्य क्या है? तो शिक्षा, विज्ञान एवं संस्कृति के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग द्वारा शांति की स्थापना करना। तो यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या हो गया? यूनाइटेड नेशन एजुकेशन एंड साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना 16 सितंबर 1945 को हुआ था। इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में कौन सा जिला न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला था? तो हो जाएगा पूर्णिया। तो 2011 की जनगणना के अनुसार पूर्णिया जिला साक्षरता दर न्यूनतम रहा। सबसे अधिक साक्षरता दर कहाँ था? तो रोहतास, उसके बाद पटना, फिर भोजपुर, और फिर सबसे न्यूनतम तो पूर्णिया, कटिहार, सीतामढ़ी। तो सबसे ज़्यादा बोलेगा तो रोहतास, फिर पटना, तब भोजपुर, सबसे कम तो पूर्णिया, कटिहार और सीतामढ़ी। फिर बोलेगा राज्य में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता, तो रोहतास में हो जाएगा। अब फिर उसके बाद भोजपुर, तब बक्सर। और सबसे महिला साक्षरता तो रोहतास हो जाएगा, यानी महिला और पुरुष दोनों में रोहतास ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा में भी रोहतास है। और फिर उसके बाद मुंगेर, तब पटना। और न्यूनतम पुरुष साक्षरता तो पूर्णिया, फिर कटिहार, और महिला में तो सहरसा, तब मधेपुरा। बिहार राज्य का साक्षरता कितना था? तो 61.1, जिसमें पुरुष 71.2 और महिला 51.8। तो कुल साक्षरता दर बिहार में कितना था? तो 61.1, पुरुष था 71 और महिला था 51.8। आगे दूरी समय ग्राफ का ढलान क्या होता है? तो दूरी समय का ढलान हो जाएगा क्या? चाल। अगला क्वेश्चन, कालाशोक किस राजवंश से संबंधित था? तो हो जाएगा कौन वंश से? तो शिशुनाग वंश से हो जाएगा। कालाशोक शिशुनाग वंश का था। ठीक है, यह तो शिशुनाग वंश का स्थापना शिशुनाग ने किया था। ठीक है, शिशुनाग वंश 1412 से 1354
1394 तक शासनकाल रहा। ठीक है। कालाशोक पुराण दिव्यवेदान नामक काकवन से मिलता है। इसने क्या किया था, तो वैशाली से वापस पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है। द्वितीय बौद्ध संगीत इसी के शासनकाल में हुआ था, कालाशोक के शासनकाल में ही। और फिर उसके बाद ठीक है वैसा इधर आगे देखते हैं। फिर यहाँ पे देख लो ये बोला कि हाल ने कि ये क्या बोलते हैं, ये सातवाहनों के काल में ये रहा करते थे। साहित्यकार हैं तो हाल और गुड ध्यान। तो हॉल क्या लिखा था, गाथा सप्तशती कौन लिखा है, तो हॉल लिखा है। और बृहद कथा कौन लिखा है, तो गुडग्याल लिखा है। तो गुडग्याल क्या लिखा है, बृहद कथा। और गाथा सप्तशती कौन लिखा है, तो हॉल द्वारा लिखा गया है। और फिर बोलेगा भूमि अनुदान देने की प्रथा सबसे पहले कौन शुरू किया, तो सातवाहनों द्वारा शुरू किया गया था। और ये हमें कहाँ से पता चलता है कि सातवाहनों ने भूमि ब्राह्मणों को देना स्टार्ट किया था, तो ये हो जाएगा नाना घाट अभिलेख से पता चलता है। फिर तांबा की वस्तु अपनी चमक खो देती है और हरे रंग की परत बनती है, क्यों, क्योंकि ये क्षारीय कॉपर कार्बोनेट के कारण। तो Cu+O2, तो ये क्या हो जाएगा, कॉपर ऑक्साइड हो जाएगा। तो कॉपर ऑक्साइड कैसा दिखता है, तो ऑक्सीजन के सब जो परिवहन करता है तो कॉपर ऑक्साइड कॉपर फिर ऑक्साइड को CO2 से करेंगे तो ये क्षारीय बन जाएगा। और फिर ये सिल्वर सल्फाइड के साथ कॉपर का अधिक कितना होता है, क्रमांक संख्या 29 होता है। बाकी उधर वैसा कुछ खास नहीं है इसमें। आगे चलते हैं। राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए जमानत राशि कितना है, तो 15,000 रुपया है। तो राष्ट्रपति पद के लिए हमें 15,000 जमानत राशि जमा करना होता है। राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए क्या क्या योग्यता चाहिए, तो भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष होना चाहिए। और लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने के लिए जो भी शर्तें हैं उसको फुलफिल करना चाहिए। आगे जमानत राशि 15,000 रिजर्व उम्मीदवार 15 रिजर्व को जमा करेगा। उसके उम्मीदवार कुल अगर 1/6 नहीं सीट ला पाया मतों का, तो उसकी जमानत जब्त कर ली जाती है। 1997 से पूर्व प्रस्तावों के नवयुवक की संख्या 10 थी। जमानत राशि 2500 थी, लेकिन 1957 में बढ़ा दिया गया, इसे 15,000 कर दिया गया। कौन सी कंपनी ने भारत में प्रथम इलेक्ट्रिक कार लॉन्च की है, तो हो जाएगा टाटा हो जाएगा। लाल लेटेराइट मिट्टी किस फसल के लिए अधिक उपयुक्त है, तो ये हो जाएगा काजू के लिए। तो ये काजू के लिए हो जाता है लेटेराइट मिट्टी। ये क्या होता है, उच्च तापमान में भारी वर्षा होती है। अधिक वर्षा होने के कारण क्या होता है, इसमें चूना और सिलिका का निक्षालन हो जाता है, तो लोहे के ऑक्साइड एल्युमिनियम के यौगिक मिट्टी में शेष बचे रहते हैं। और फिर क्या है, इसमें रबड़ कॉफ़ी के लिए अच्छी मानी जाती है यह मिट्टी। और ये चाय, कहावा, रबड़, सिनकोना, काजू, मोटे अनाज, मसालों की कृषि के लिए की जाती है इसमें लाल लेटेराइट में। अगला, द्रव अवस्था से गुजरे बिना गैसीय अवस्था का सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तन क्या कहलाता है, तो ये हो जाएगा क्या, निक्षेपण या डिपोजिशन इसी को बोलते हैं। तो मतलब क्या है, सीधे गैस से ठोस बनना कहला जाएगा डिपोजिशन होता है। डिकम्पोजिशन डिपोजिशन हो जाएगा, निक्षेपण इसी को कहते हैं। और ऊर्ध्वपतान क्या होता है, ऊर्ध्वपतान होता है सीधे ठोस से गैस बनना, और गैस से सीधे ठोस बनना निक्षेपण, और ठोस से सीधे गैस बनना ऊर्ध्वपतान होता है। वही दिया हुआ, गैस से सीधे ठोस बनना निक्षेपण, और ठोस से सीधे गैस बनना ऊर्ध्वपतान। सघन मतलब क्या होता है, तो ये गैस से द्रव बनना कहलाता है, सघनन हो जाएगा। और सॉलिडिफिकेशन क्या होता है, तो सॉलिडिफिकेशन होता है लिक्विड से सॉलिड बनना, सॉलिडिफिकेशन हो जाएगा, सॉलिडिफाई होना। PR श्रीजेश और श्वेता पुनिया ने समान खिताब जीते किस खेल में, तो PR श्रीजेश हो जाएगा फुटबॉल से ना, नहीं सॉरी हॉकी से। PR श्रीजेश और सविता पुनिया किससे संबंधित है, तो हॉकी से हो जाएगा। हॉकी खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं।
रुधिर कणिका जो रक्त के थक्का निर्माण में सहायक होती है, तो हो जाएगा कौन सा, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स रक्त के थक्का निर्माण में सहायता करती है, तो प्लेटलेट्स क्या होता है, थक्का निर्माण में सहायता करती है। ये कटे फटे को प्लेटलेट्स को क्या होता है, खून को थक्का दिलाने में मदद करता है। ब्लड, तो क्या है, ब्लड एक लाल संयोजी ऊतक है, ठीक है। ये लगभग समान मन उसमें 6 लीटर के आसपास होता है। फिर ये इसका कार्य क्या है, तो भोजन, विटामिन, खनिज, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड ये सब पहुंचाना, हार्मोन को इधर एक्सचेंज करना, मतलब गैस को एक्सचेंज करना, हार्मोन को संवहन करना। इसका 2 भाग होता है, एक प्लाज्मा होता है, एक रुधिर कणिका होता है। तब प्लाज्मा हो गया, फिर रुधिर कणिका क्या होता है, एक ब्लड का 2 भाग हो, एक प्लाज्मा हो गया, एक रुधिर कणिकाएं होता है। रुधिर कणिकाएं 3 होता है, एक आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो मनुष्य के शरीर में सारे रुधिर का लगभग 55%, शरीर का 55% प्लाज्मा एवं शेष 45% रुधिर कणिका एवं प्लेटलेट्स होते हैं। तो प्लाज्मा कितना हो गया, 55%, और रुधिर कणिका मतलब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स कितना हो गया, 45%। अब प्लाज्मा में बोलेगा तो 90% जल होता है, शेष 10% प्रोटीन और कार्बनिक पदार्थ होते हैं। फिर आरबीसी, तो आरबीसी को एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। आरबीसी इसमें केंद्रक दिखाई नहीं, तो आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है। इसका आकार कैसे होता है, तो गोलाकार होता है। आरबीसी का आकार कैसे होता है, गोलाकार होता है। आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है, इसे एरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है। फिर आरबीसी का काम क्या है, तो ये ऑक्सीजन को लाने ले जाने की क्षमता को बढ़ाता है, एक्सचेंज करता है आरबीसी। फिर ये इसका कहाँ बनता है, ये तो बनती है बोन मैरो में, या फिर इसी को बोलते हैं अस्थि मज्जा में। इसका कार्यकाल मतलब जीवन काल कितना होता है, 90 से 120 दिन होता है। और फिर इधर है फिर डब्ल्यूबीसी, तो डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट कहते हैं। ये इसका कोई आकार नहीं होता, अनियमित आकार का होता है। इसमें इसका केंद्रक होता है पर हीमोग्लोबिन नहीं होता है। डब्ल्यूबीसी में केंद्रक होता है लेकिन हीमोग्लोबिन नहीं होता। ये 2 प्रकार का होता है, एक ग्रेनुलोसाइट होता है, एक ग्रेनुलोसाइट होता है। तो ग्रेनुलोसाइट क्या होता है, तो ग्रेनुलोसाइट जिससे कण पाए जाते हैं, जिसमें कण पाए जाते हैं उसको ग्रेनुलोसाइट बोलते हैं। और फिर जिसमें कण नहीं पाए जाते हैं उसको, जिसमें कण नहीं पाए जाते उसको एक ग्रेनुलोसाइट बोलते हैं। ये 2 प्रकार के होता है, एक लिम्फोसाइट है, एक मोनोसाइट। ग्रेनुलोसाइट होता है 3 प्रकार के, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल। ये सब अस्थिमज्जा में बनते हैं, ये सब लिम्फेड में बनते हैं। प्लेटलेट्स, तो प्लेटलेट्स क्या, तो इसी को बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। ये क्या करता है, ये रंगहीन होता है, केंद्रहीन होता है, जिसका व्यास 2 से 4 मीटर होता है। ये अस्थिमज्जा में बनती है और कई दिन पश्चात ये विनाश हो जाती हैं। आगे जब संवैधानिक संशोधन का विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो वह क्या कर सकता है, तो वो अपनी स्वीकृति प्रदान करने के लिए बाध्य है। जब संवैधानिक संशोधन का विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो वो अपनी स्वीकृति प्रदान करने के बाद है। ये 24वां संविधान संशोधन 1971 में किया गया था। अब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन है। संविधान संशोधन का प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन से प्रारंभ किया जा सकता है। ज्वाइंट सीटिंग का कोई प्रावधान नहीं है। संविधान संशोधन के मामले में ज्वाइंट सीटिंग का कोई प्रावधान नहीं है। फिर आगे दोनों सदनों में विशेष बहुमत यानी कुल सदस्यों के आधे और आधे से अधिक उपस्थित मतदान वाले सदस्यों 2/3 से संविधान संशोधन विधेयक पारित होना चाहिए। ऐसे विधेयक का दोनों सदनों में पृथक पारित होना जरूरी है। संविधान संशोधन विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्ण अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन धन विधेयक प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्ण अनुमति चाहिए। इसलिए धन विधेयक को क्या राष्ट्रपति क्या कर सकता है, उसको वापस नहीं लौटा सकता है। अगला क्वेश्चन, भारत में नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा हाल ही में विमान क्षेत्र में विमानों को बढ़ाने के लिए कौन सा विधेयक पेश किया गया है, तो ये हो जाएगा विमान मसौदा अधिनियम 2023। तो ये किस अधिनियम को करेगा, स्थान लेगा, तो विमान अधिनियम 1934 को। अगला, ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम का तात्पर्य है कि ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम का तात्पर्य है कि इसका ऑप्शन डी हो जाएगा,
किसी ऊष्मा इंजन की दक्षता 100% नहीं हो सकती है। किसी ऊष्मा की इंजन की दक्षता 100% नहीं हो सकती है, ये द्वितीय नियम ये कहता है। आगे निम्नलिखित में से किस कारण से मांगी गई मात्रा में वृद्धि व कमी होगी? तो ये हो जाएगा ये संबंधित वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन के कारण। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों से संबंधित है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद डी, मतलब अनुच्छेद 78। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य से संबंधित है। अनुच्छेद 52 में क्या है? राष्ट्रपति का एक पद होगा। 61 में क्या है? राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 75 क्या कहता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पे राष्ट्रपति करेगा। ये अनुच्छेद 75 में दिया गया है। अनुच्छेद 73 में क्या दिया है? तो संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। तो संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसमें है? तो 73 में। और 75 में क्या है कि प्रधानमंत्री का नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पे करेगा, अनुच्छेद 75 में। अनुच्छेद 61 में है राष्ट्रपति पे महाभियोग। आगे देखते हैं क्रिकेट विश्व कप, तो उस टाइम का ये क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या था? बी था, बी, ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया 6 विकेट से हारा कर। अगला क्वेश्चन ये मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसका हो जाएगा सी, 32। अगला ये हिंदी का है, तो इसका हो जाएगा सी। अगला किस शहर में 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी की गई? तो उस टाइम का क्वेश्चन है, तो हो जाएगा डरबन, सॉरी। फिर पॉलीसाइमेथिया में किस प्रकार की कोशिका की संख्या अधिकाधिक होती है? तो ये हो जाएगा एरिथ्रोसाइट्स यानी आरबीसी। अभी लिम्फोसाइट, बीमोसाइट इस पर सोडियम यौगिक का नाम बताया जिसका उपयोग कर कठोर जल को मृदु करने के लिए किया जाता है। तो ये हो जाएगा कौन सा? ये हो जाएगा धोवन सोडा, जिसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट Na2CO3.10H2O, यानी वाटर का 10 मॉलिक्यूल इसमें होता है। साधारणतः इसे सॉल्वे विधि द्वारा बनाया जाता है। आगे NaCl क्या होता है? तो ये क्या होता है? साधारण नमक, जिसको बोलते हैं हम लोग। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? इसी को कास्टिक सोडा बोलते हैं। तो कास्टिक सोडा क्या है? तो NaOH हो गया। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है? तो ये हो गया खाने वाला, ये बेकिंग सोडा हो गया। बेकिंग सोडा भी कहते हैं। ये गर्म CO2 उत्सर्जित होता है। ठीक है, आगे सोडियम, तो सोडियम परमाणु संख्या कितना होता है? 11 और उसका परमाणु भार होता है 23। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। इसका कहाँ यूज करते हैं? तो इसका यूज करते हैं वस्त्र एवं उद्योग में पेयजल को शुद्ध करने के लिए यूज करते हैं। फिर ये होगा जिप्सम, तो कैल्शियम सल्फेट .2H2O होता है। इसका यूज कहाँ करते हैं? तो इसका यूज होता है उर्वरकों के निर्माण में, खनिज के रूप में, कृषि कांच फर्निशिंग के रूप में करते हैं। फिर लाइमस्टोन यानी कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। तो इसमें जब कैल्शियम कार्बोनेट को ब्रेक करते हैं तो CO कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट में कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो ये हो जाएगा कौन सा? तो ये हो जाएगा सेबी यहाँ पे ना, ऑप्शन बी, सेबी। तो सेबी की स्थापना कब? तो 12 अप्रैल 1988 को किया गया था। इसका एक्ट कब आया था? तो 1992 का एक्ट आया था। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। और सेबी के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर एस दबे, सेबी दबे। केंसो एशिया प्रशांत महाद्वीप इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो उस टाइम का क्वेश्चन था, तो ऑप्शन हो जाएगा बाली में। आगे निम्नलिखित में से कौन से राज्य के उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार हैं? तो हो जाएगा 1, 2 और 3, यानी ऑप्शन ए। प्राथमिक क्षेत्राधिकार भी हो जाएगा, अपीलीय क्षेत्राधिकार भी हो जाएगा और
क्षण क्षेत्राधिकार भी हो जाएगा, लेकिन परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार नहीं होगा। तो उच्चतम न्यायालय में अपील का सर्वोच्च न्यायालय होता है। उच्च न्यायालय क्षेत्राधिकार है तो मूल अधिकारिता, रीट अधिकारिता, अपीलीय अधिकारिता, निरीक्षण, अभिलेख न्यायालय और फिर न्यायिक पूर्वावलोकन और अधीनस्थ न्यायालय का नियंत्रण करना। अगला क्वेश्चन, ग्राम पंचायत का गठन किस में है? तो ग्राम पंचायत का गठन हो जाएगा अनुच्छेद 40 में। एक नागरिक संहिता हो जाएगा 44 में, 40 में हो जाएगा। ये पशुपालन हो जाएगा 48 में और पृथककरण 50 में। इस तरह से ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर अगला इधर दिया हुआ है अनुच्छेद 40 में क्या है? तो ग्राम पंचायत का गठन। 41 में क्या है? कुछ दशाओं में विशेषताएं। 42 में क्या है? तो कार्य में न्याय संगत मानवीय दशाओं तथा मातृत्व सुरक्षा हेतु सहायता का उपवन। 43 में क्या है? कर्मचारियों का निर्वाह मजदूरी। फिर 43 का में क्या है? तो उद्योगों का प्रबंध करना। 43 के ख में क्या है? तो सहकारी समिति। 97वां संविधान संशोधन 2011 द्वारा जोड़ा गया। 44 में क्या है? तो समान नागरिक संहिता। 45 में क्या है? तो 6 वर्षों से कम बच्चों को शिक्षा। 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया। 46 में क्या है? तो SC ST के लिए कुछ वर्गों में क्या करना, उसे सहायता प्रदान करना। 47 में क्या है? तो पोषण आहार स्थिर जीवन, उच्चतम लोक स्वास्थ्य सुधार करना, ये सब है। 48 में क्या है? तो 48 में कृषि और पशुपालन है। 48 का में क्या है? तो पर्यावरण संरक्षण है। 42वां संविधान संशोधन 1976 जोड़ा। 49 में क्या है? तो स्मारकों की संरक्षण। 50 में क्या है? तो कार्यपालिका और न्यायपालिका को पृथकीकरण करना। 51 में क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखना। 60 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत के त्रिवृत्तनिक विभाजन का भाग नहीं है? तो ये हो जाएगा पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। तो पश्चिमी घाट पूर्वी घाट का भारत के त्रिवृत्तनिक विभाजन का भाग नहीं है। भारत के त्रिवृत्तनिक विभाजन के भाग कौन कौन सा है? तो उत्तर के विशाल पर्वत, उत्तर भारत का विशाल मैदान और दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। प्लेगरा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो नियासिन बी। प्लेगरा रोग विटामिन B3 की कमी या फिर इसी को नियासिन बोलते हैं, उसकी कमी से प्लेगरा रोग होता है। विटामिन का खोज कौन किया था? तो विटामिन का खोज लुलिन ने 1881 में किया था। और फिर इसी आधार पर हॉपकिंस एवं फंक ने विटामिन थ्योरी प्रस्तुत किया, जिसे फंक ने 1892 में विटामिन का नाम उपयोग किया। तो फंक क्या क्या था कि 1912 में विटामिन का नाम उपयोग किया था। फिर जल में घुलनशील कौन है? तो भैंस गैल पानी में, यानी BC जल में घुलनशील है। और कीड़ा ये हो जाएगा वसा में घुलनशील। तो विटामिन B1 की कमी से क्या होता है? तो थायमिन, B2 की किलोसिस, B3 से हो जाएगा प्लेगरा, B5 से हो जाएगा चर्म रोग, B6 से हो जाएगा चर्म रोग, B7 B9 से हो जाएगा फॉलिक एसिड, B12 हो जाएगा साइनोकोबालिन और C हो जाएगा स्कॉर्बिक एसिड या फिर स्कर्वी रोग। विटामिन A से होता है रेटिनॉल, विटामिन A का नाम है रेटिनॉल। इससे होता है क्या? त्वचा की कोशिकाएं का सल्की। विटामिन D होता है कैल्सिफ्रोल, विटामिन E होता है टोकोफेरोल, विटामिन K होता है नेफ्थोक्विनोन। बंगाल की खाड़ी के सहारे तटीय मैदान का विभाग है। तो बंगाल की सहारे इधर हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा कौन सा? कोरोमंडल तट। बंगाल की खाड़ी के सहारे तटीय मैदान कोरोमंडल तट, एक पश्चिमी तटीय मैदान, एक पूर्वी तटीय मैदान। तो गुजरात से कन्याकुमारी तक तट के है, ये हो गया पश्चिमी तट मैदान। इसमें होता है कोकण तट, कन्नड़ तट, मालाबार तट। तो गुजरात से गोवा तक हो जाएगा कोकण तट, और गोवा से मंगलोर हो जाएगा कन्नड़ तट, और मंगलोर से कन्याकुमारी हो जाएगा मालाबार तट। अब पूर्वी में हो जाएगा उत्कल तट, उत्तरी सरकार और कोरोमंडल। तो स्वर्णरेखा नदी से महानदी के बीच हो जाएगा उत्कल, महानदी से कृष्णा नदी हो जाएगा उत्तरी सरकार, और कृष्णा नदी से कन्याकुमारी हो जाएगा कोरोमंडल तट। पालर पानी ये एक क्या है? तो वर्षा जल है, वर्षा जल को पालर पानी कहा जाता है। ये मैथ का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। फिर आगे
संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में निर्वाचन आयोग का गठन किया गया? अनुच्छेद 324 भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 29 के बीच में सब क्या है तो निर्वाचन आयोग है। निर्वाचन आयोग का कार्य क्या होता है? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले हो जाए। और फिर इसका पहला निर्वाचन आयोग का स्थापना का 25 जनवरी 1950 को हुआ था। इसलिए 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाते हैं। पहला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो शिव कुमार सेन थे। पहली महिला बोलेगा तो रमा देवी। अनुच्छेद 320 में क्या है? तो लोक सेवा आयोग का कार्य का वर्णन है। अनुच्छेद 321 में क्या है? तो लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार। 322 में क्या है? तो लोक सेवा आयोग के व्यय। और 323 में क्या है? तो लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट। और 325 में क्या है? तो 325 में कोई भी व्यक्ति केवल धर्म, वंश, जाति या इसके आधार पर उसे मतलब क्या है कि निर्वाचन नामावली से शामिल होने के अयोग्य नहीं समझा जा सकती है। 325 में है। 326 में है एक सभी भौमिक वयस्क मताधिकार, यानी वयस्क मताधिकार किससे है? तो 326 में। 327 में क्या है? तो समय समय पर कानून द्वारा संसद के किसी भी सदन या विधानमंडल के किसी भी सदन के चुनाव से संबंधित सभी मामलों का संबंधों का प्रावधान कर सकती है। ये 327 में है। 328 में क्या है? विधानमंडल के चुनाव और निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के संबंध में प्रावधान करने की शक्ति देता है 328। और 329 में क्या है? न्यायपालिका को निर्वाचन क्षेत्रों में परिसीमन और सीटों का आवंटन पर कानून को व्यतीत करने के लिए 329। 330 में क्या है? तो SC/ST लोकसभा में आरक्षण है 330 में। 331 में क्या है? तो लोकसभा में एंग्लो इंडियन का राष्ट्रपति द्वारा क्या उसको बोलते हैं मनोनीत करना। 332 में क्या है? तो विधानसभा में SC/ST का आरक्षण। और 333 में क्या है? तो एंग्लो इंडियन का विधानसभा में आरक्षण। भारत में स्थानीय शासन विषय है। स्थानीय शासन हो जाएगा किस में? तो हो जाएगा राज्य सूची में। तो हम लोग जानते हैं 3 तरह की सूची है, राज्य सूची, समवर्ती सूची और संघ सूची। तो राज्य सूची में 97 है और संघ सूची में 97 विषय हैं, राज्य सूची में 61 विषय हैं और समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। तो जितना भी महत्वपूर्ण हो जाएगा, जैसे कि हो गया रक्षा हो गया तो ये बड़ा लेवल पर हो जाएगा राज्य सूची, केंद्र सूची। फिर अंतर्राष्ट्रीय संबंध हो जाएगा केंद्र सूची। बंदरगाह भी, बड़े बड़े बंदरगाह हो जाएगा केंद्र सूची। रेलवे भी हो जाएगा केंद्र सूची। हाईवे भी हो जाएगा केंद्र सूची। संचार भी हो जाएगा केंद्र सूची। बैंकिंग हो जाएगा केंद्र सूची। मुद्रा और विदेश नीति ये सब केंद्र सूची हो जाएगा। और फिर देखेंगे राज्य सूची में कौन सा है? तो पुलिस हो जाएगा, स्वास्थ्य हो जाएगा, अस्पताल हो जाएगा, सफाई हो जाएगा, खेती किसानी हो जाएगा, जमीन हो जाएगा, मत्स्य पालन, ये सब राज्य सूची में हो जाएगा। और समवर्ती में न्याय, शिक्षा, ट्रेड यूनियन, वन, बिजली, आयोजन, विवाह, तलाक, सिविल प्रक्रियाएँ, ये सब सारा अवशिष्ट समवर्ती सूची में हो जाएगा। अवशिष्ट में होता है ये वे विषय हैं जो उपयुक्त तीनों सूची में सम्मिलित नहीं होते हैं, अवशिष्ट सूची के अंतर्गत आते हैं। इस सूची का कानून बनाने का अधिकार संसद को है और भारत में केंद्र को अवशिष्ट शक्तियों देने की व्यवस्था कनाडा के संविधान से ली गई है। अवशिष्ट सूची कहाँ से लिया गया? तो कनाडा के संविधान से लिया गया। इसका कानून कौन बना सकता है? तो केवल संसद बना सकती है। व्यक्ति जो देशबंधु के नाम से भी जाना जाता है, तो देशबंधु राजेंद्र प्रसाद। देशबंधु चित्तरंजन दास होगा, राजेंद्र प्रसाद नहीं। देशबंधु कौन हो जाएगा? तो चित्तरंजन दास। तो देशबंधु चित्तरंजन दास को कहा जाता है। और इनने 1 जनवरी 2023 को क्या किया था? तो स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर किया था। और चित्तरंजन दास सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। तो सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो चित्तरंजन दास। फिर जब बोलेगा शाहिद आजम किसे कहा जाता है? तो भगत सिंह। बोलेगा फ्रंटियर गांधी, सीमांत गांधी, तो खान अब्दुल गफ्फार खान। लौह पुरुष या फिर सरदार, तो वल्लभ भाई पटेल। पंजाब केसरी या लाला जी, तो लाला लाजपत राय। राष्ट्रपिता या बापू, तो महात्मा गांधी। भारत की कोकिला, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, तो सरोजिनी नायडू। फिर बिहार केसरी किसे कहा जाता? तो श्री कृष्ण सिंह। बिहार विभूति किसे कहा जाता? तो अनुग्रह नारायण सिंह। देश रत्न और आजाद शत्रु किसे कहा जाता हो? तो राजेंद्र प्रसाद। और लोकनायक, लोकमान, तो बाल गंगाधर तिलक। और लोकनायक तो जयप्रकाश नारायण। गुरुदेव तो रविंद्रनाथ टैगोर। मदर टेरेसा, निर्मल हृदय।
हॉकी का जादूगर ध्यानचंद को, भारत का मैकियावेली तो चाणक्य को, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त कहा जाता है। मोतीलाल नेहरू प्रसिद्ध वकील व नेता, शुरुआत कांग्रेस में 1916 में होम रूल के समर्थन के थे। इधर वैसे कुछ नहीं, इधर उधर। रविंद्रनाथ टैगोर क्या किया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड में नाइटहुड की उपाधि त्याग दिए थे। अगला क्वेश्चन ये इंग्लिश का क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर उसके आगे सरकारी आयोग का संबंध किससे? तो केंद्र संबंध से। इसका गठन 1983 में किया गया था। आगे अनुच्छेद 263 में क्या है? तो अनुच्छेद 263 में स्थायी अंतर्राज्यीय परिषद है, जो कि अंतर सरकारी परिषद कहा जाता है। इनमें से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि का संदन करता है? मतलब क्या करता है? अवरोध करता है। तो एब्सोसिक एसिड क्या करता है कि इसको रोकता है, वृद्धि को रोकता है। तो ग्रोथ बढ़ाने वाला कौन सा होता है? तो ऑक्सिन हो जाएगा, जिबरेलिन हो जाएगा और साइटोसाइन हो जाएगा। क्या? तो ग्रोथ को बढ़ाता है। और ग्रोथ को रोकता कौन है? तो एब्सिसिक एसिड या फिर इथिलीन। ये क्या करता है? ग्रोथ को रोकता है। फिर ऑक्सिन, तो ऑक्सिन क्या है? एक महत्वपूर्ण पादप हार्मोन है। यह ऊपरी सिरे पर बनते हैं और यह कोशिका के दिन में विद्युत को नियंत्रित करता है। जिबरेलिन्स क्या है? तो एक जटिल कार्बनिक यौगिक है। यह भी ऊपरी सिरे एवं भ्रूण में बनता है। यह भी सभी भागों में वृद्धि कराता है। साइटोसिन क्या करता है? तो साइटोसिन क्षेत्रों में संश्लेषित होती है। 3 कोशिका विभाजन संपन्न होती है, जैसे मूल ये सब होता है। फिर एक्सिपिसेट क्या करता है? ये उपचय निरोधक काम करता है। ये कोशिका विभाजन रोकता है। इसे वृद्धि निरोधक हार्मोन कहते हैं। इथिलीन क्या करता है? तो इथिलीन एक गैसीय अवस्था होता है, गैसीय अवस्था में होता है। इसका महत्वपूर्ण कार्य कच्चे फल को पकाना है। यह भी अवरोधक हार्मोन की तरह काम करता है। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद के जन्मदिवस पे मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस पहली बार आयोजन 2012 में किया गया था। फिर उसके बाद मेजर ध्यानचंद पुरस्कार इन्हीं के नाम पे दिया जाता है। इसका शुरुआत 1991-92 में किया गया था। फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं किया जाता है? तो ये हो जाएगा लोकसभा के अध्यक्ष। तो लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। उपराष्ट्रपति की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। अच्छा, संविधान के 75 तो क्या है कि प्रधानमंत्री हो जाएगा। ठीक है। 155 राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और 175 में क्या है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। 155 में क्या है कि राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करता है। 280 में क्या है? तो 280 के 1 में क्या है? तो वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। 239 ए में क्या है? तो संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री को नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। 148 में क्या है? तो महानियंत्रक लेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के तहत की जाती है। और राष्ट्रपति विभिन्न आयोग की नियुक्ति भी कर सकता है, जैसे अनुसूचित आयोग, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग आयोग। वायुसेना, जल सेना, थल सेना के सेनाध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति तीनों सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता है। तो कर्पूरी देवी एक कलाकार है, तो ये कहाँ को हो जाएगा? मधुबनी पेंटिंग। वर्ली कहाँ को हो जाएगा? तो महाराष्ट्र। कलमकारी आंध्र प्रदेश। वर्ली महाराष्ट्र हो जाएगा, कलमकारी हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है। फिर 300 इंडियन मोटरसाइकिल हो जाएगा। ट्विटर को करंट अफेयर था तो बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रतिपादक था, तो रैयतवाड़ी कौन हो जाएगा? थॉमस मुनरो। रैयतवाड़ी कितना? 51% भूमि पे आता था। ये 1792 में रैयतवाड़ी फिर रीड द्वारा शुरू किया गया था, लेकिन 1820 में व्यवस्था मद्रास में लागू की गई थी और ये थॉमस मुनरो द्वारा शुरू किया गया था। 1825 में यह व्यवस्था मुंबई में लागू किया गया था। 1857 में संपूर्ण दक्कन एवं अन्य क्षेत्रों में लागू किया गया था।
तो 1820 में मद्रास हो जाएगा, 1825 में बम्बई हो जाएगा, 1858 में पूरा संपूर्ण दक्कन क्षेत्र में हो गया था। महलवाड़ी, तो महलवाड़ी मतलब ये हो जाएगा, ये क्या था, महल तत्पर था जागीर अथवा गांव। इसका राजस्व कृषक से सीधा संपर्क नहीं था, बल्कि गांव जागीर के मुखिया राजस्व वसूल का आधार बनाया। यह व्यवस्था 1822 में प्रारंभ की गई और फिर इसका हॉल्ट मैकेंजी जन्मदाता माना जाता है। फिर तीसरा स्थायी बंदोबस्त, 1793 में चलाया गया था। और फिर ये 90% क्या था, भू राजस्व 10% अपने पास रखना होता था। द बंगाल गजट भारत का पहला समाचार पत्र था जो जेम्स हिक के द्वारा 1780 में प्रकाशित किया गया था। ये कैसा था, तो साप्ताहिक था, साप्ताहिक पत्रिका था। और फिर रिंग ऑफ फेंस, वारेन हेस्टिंग। रुधिर वाहिका जो एक एकल एंथ्रोसन स्थान नहीं पता, ये हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, कोशिकाएं। डीआरडीओ का सर्वोत्तर क्या है, तो सर्वोत्तर क्या है, मोबाइल सेतु निर्माण। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स कौन जारी करता था, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। 1971 इसको स्विट्जरलैंड में स्थापना किया गया था। फिर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कौन कौन से निम्नलिखित को जारी करता है, तो एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, फिर ग्लोबल कॉम्पिटिटिव रिपोर्ट, ग्लोबल आईटी रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ग्लोबल ट्रेवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट। ये सब किसके द्वारा जारी किया जाता है, सब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया जाता है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे, तो ऑपरेशन फ्लड का दूध उत्पादन से। ये 1970 में वर्गीज कुरियन द्वारा चलाया गया था। वर्गीज कुरियन द्वारा चलाया गया था। भारत में श्वेत क्रांति के दिन मनाया जाता है और राष्ट्रीय दूध दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। फिर मनुष्य में स्रव आवृत्ति की प्रसार कितना था, तो 20 हर्ट्ज से 20,000 किलोहर्ट्ज, ऑप्शन सी हो जाएगा। इंफ्रासोनिक हो जाता है 20 हर्ट्ज से नीचे वाला, ऑडिबल हो जाएगा 20 से 20,000 हर्ट्ज तक, और अल्ट्रासोनिक हो जाएगा 20,000 हर्ट्ज से ऊपर वाला। आगे ये मैथ का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी 6%। आगे सबसे अधिक उपयोग करने वाली ज्वार रोधी दवा क्या है, इसका सी हो जाएगा पैरासीटामोल। निम्नलिखित में से कौन एक गैस सदस्य के रूप में संसद के किसी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है, तो इसका हो जाएगा सी, भारत का न्यायवादी, लेकिन वोट नहीं दे सकता है। तो भारत का न्यायवादी का अनुच्छेद 76 में उपयोग किया गया है। ये दोनों सदनों में बैठ सकता है लेकिन वोट नहीं दे सकता। ये राष्ट्रपति के प्रसाद प्रदान कार्य करता है, इसका कोई कार्यकाल नहीं होता है। अगला है कि कालीबंगा, तो कालीबंगा कहाँ हो जाएगा, तो कालीबंगा हो जाएगा राजस्थान। सुरखौर गेट 2 हो जाएगा गुजरात। फिर बनवाली हो जाएगा हरियाणा, और कोटजी हो जाएगा सिंध में, यानी ऑप्शन बी। कालीबंगा राजस्थान में घाघरा नदी के तट पर है। कालीबंगा का मतलब होता है काले रंग की चूड़ियाँ। इसका खोज 1951 में अमलानंद घोष ने किया था, और फिर 1999 से खुदाई बीबी थापड़ और लाल ने किया था। फिर यहाँ से क्या क्या मिले हैं, तो जूते हुए खेच के प्रमाण मिलते हैं। तो फिर सुरताकोट गुजरात में स्थित पुरातात्विक स्थल है। फिर यहाँ घोड़े का अस्थियाँ मिले हैं कहाँ, तो सुरकोटला से मिला है घोड़े की अस्थियाँ। फिर बनवाली से क्या मिला है, तो बनवाली हरियाणा फतेहपुर स्थित है। यहाँ से मिला है क्या, हल की आकृति वाले मिट्टी खिलौने, तांबे का बान यानी कुल्हाड़ी के साथ मिला है बनवाली से। फिर हड़प्पा, तो हड़प्पा क्या है, तो हड़प्पा रावी नदी के तट पर है। दयाराम साहनी ने खोज किया था, पाकिस्तान में है। फिर मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर है, राथल बनर्जी ने खोज किया था, और यही पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। लोथल तो
ये भोगवा नदी के तट पर है, गुजरात के अहमदाबाद में है। आलमगीरपुर ये तो हिंडा नदी के तट पर है और ये यूपी मेरठ में है। धौलावीरा लोनी नदी के तट पर है, गुजरात के कच्छ में। चंद्रगढ़ सिंधु नदी के तट पर है और सिंध प्रांत में। गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु है तो फरक्का हो जाएगा। गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु फरक्का है। फिर उसके बाद 88वां क्वेश्चन, समान दृष्टि की वैसा क्लिनेत्र का न्यूनतम बिंदु कितना है तो 25 सेंटीमीटर। फिर हाइपरमेट्रो में क्या होता है कि दूर का वस्तु दिखता है ना कि नज़दीक वस्तु नहीं दिखता, इसे बोलते हैं दूरदृष्टि दोष। तो ये किससे सही किया जा सकता है तो ये सही किया जा सकता है उत्तल दर्पण द्वारा। और निकट दृष्टि दोष होता है क्या, निकट दिखता है दूर नहीं दिखता है तो ये हो जाएगा, इससे सही किया जा सकता है तो ये हो जाएगा अवतल लेंस द्वारा। फिर प्रेस वायव्य में क्या होता है तो बुढ़ारी में क्या होता है कि नहीं देख पाता, तो ये इसमें कौन सा यूज़ किया जाता है तो बायोफोकल, जो कि ऊपर वाला होता है। ऊपर में कौन सा लेंस होता है और नीचे में कौन सा लेंस होता है, तो ऊपर हो जाएगा अवतल लेंस और नीचे वाला हो जाएगा उत्तल लेंस। फिर अबिंदुकता क्या होता है तो आँख के भीतर 3 हो जाते हैं जिसके कारण बेलनाकार लेंस का यूज करते हैं। एस्टिग्मेटिस में कौन सा लेंस यूज करते हैं तो बेलनाकार यूज करते हैं। फिर पूर्वी द्वीप समूह की खोज किस पुर्तगाल नाविक ने किया था तो ये किया था वास्को डी गामा। तो वास्को डी गामा 17 मई 1498 को भारत के कालीकट के आया था। और फिर दूसरा आने वाला था पुर्तगाली कौन था तो एड्रो अल्ब्रेज था, जो कि 31 दिसंबर 1500 में भारत आया था। वास्को डी गामा 1502 में पुनः भारत आया था। अब पुर्तगालियों से भारत 1961 में गोवा को छीनकर अपने देश में मिलाया था। सीमांत विभक्ता MPC क्या है तो इसका हो जाएगा B del C by del Y। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, दिहांग दर्रा भारत के अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, D हो जाएगा। कुछ दर्रे देख लेते हैं तो काराकोरम कहाँ है तो लद्दाख में। देपसांग कहाँ है तो लद्दाख में। लानक कहाँ है तो लद्दाख में। चांगला कहाँ है तो लद्दाख में। जाराला कहाँ है तो लद्दाख में। खुरदाला कहाँ है तो लद्दाख में। जोजिला कहाँ है तो लद्दाख में। बुरजिल कहाँ है तो जम्मू कश्मीर। पीर पंजाल जम्मू कश्मीर। बनिहाल जम्मू कश्मीर। बारालाचला हिमाचल प्रदेश। शिव किला हिमाचल प्रदेश। रोहतांग हिमाचल प्रदेश। नीति दर्रा हिमाचल प्रदेश। मानला उत्तराखंड। नीति उत्तराखंड। मानला उत्तराखंड। मुलिंग उत्तराखंड। जेलेपला सिक्किम। नाथुला सिक्किम। बोमडिला अरुणाचल प्रदेश। दीफू अरुणाचल प्रदेश। पांगसाउ अरुणाचल प्रदेश। तुजू दर्रा मणिपुर। ये सब याद रखिएगा क्योंकि दर्रा झील वगैरह से बहुत क्वेश्चन पूछते रहता है। पादप जिसका उपयोग बायोडीजल के रूप में किया जाता है तो इसमें सब सारे तेल का यूज बायोडीजल में किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि हुन किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक सांस्कृतिक त्यौहार है तो ये हो जाएगा मणिपुर में। फिर उसके बाद आगे देखते हैं तो खाची त्यौहार कहाँ जाता है तो त्रिपुरा में। गरिया पूजा कहाँ जाता है तो त्रिपुरा में। फिर इसका 94 का हो जाएगा D, 1 2 3 सभी सही हैं। एज ऑफ टाइम निम्नलिखित में किस हस्ती के जीवन है तो एज ऑफ टाइम हो जाएगा इसका तो कल्पना चावला। तो एज ऑफ टाइम किसकी हो जाएगा कल्पना चावला। एज ऑफ टाइम पुस्तक के लेखक कौन है तो कल्पना चावला हो जाएगा। ये अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला जीवनी के आधारित पुस्तक है एज ऑफ टाइम। नाम कल्पना चावला। जन्म 1962, मृत्यु 2003। जन्म कहाँ हुआ था तो करनाल हरियाणा में। पति का नाम जिया प्योर हैरियन था। किसी वस्तु को बल व त्वरण के बीच का संबंध कहलाता है तो ये न्यूटन का द्वितीय नियम। ये प्रिंसिपिया किसके आइजैक न्यूटन लिखा था 1687 में लिखा था। इन्होंने 3 गति का नियम दिया। पहला है को कहते हैं जड़त्व का नियम और फिर दूसरे को कहते हैं दूसरे से पता चलता है फार्मूला के बारे में और तीसरा है कि मतलब विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया करते हैं। क्रिया के विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होता है। फिर दुर्गावती जलप्रपात बिहार के किस जिले में है तो हो जाएगा कैमूर जिला में।
दुर्गावती जलप्रपात बिहार के कैमूर जिला में है, रोहतास और कैमूर सीमा पर है। तो बिहार का कुछ महत्वपूर्ण जलप्रपात देख लेते हैं। तो कर्मनासा कहाँ है? तो बक्सर में। धुआं कुंड कहाँ है? तो सासाराम। मांझर कुंड सासाराम। ककोलत नवादा। जियार कुंड भोजपुर। तेलहर कुंड कैमूर। तो तेलहर कुंड कैमूर, जियार कुंड भोजपुर, ककोलत नवादा, मांझर कुंड रोहतास और धुआं कुंड रोहतास, कर्मनासा बक्सर। ये मैथ का क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन बी ये हो जाएगा। यही दवाओं की आयत, नई दवाओं की मंजूरी और क्लिनिकल परीक्षण का नियंत्रण किसका द्वारा किया जाता है? तो सी हो जाएगा, CDSCO। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण है? ये हो जाएगा रेलवे। सार्वजनिक क्षेत्र मतलब होता है कि जो उस पर सरकार का कंट्रोल है, सरकारी। तो आप लोग बताइए, आइए 1275 PT का जो 17 दिसंबर 2023 को पूछा गया था सेकंड पाली में, उसको पूरा क्वेश्चन हम लोग व्याख्या देख लिए हैं। इसी तरह आप लोग चैनल से जुड़े रहे हैं, हम लोग डेली नया सेट पूरा प्रैक्टिस कर लेंगे ज्ञान बिंदु का। थैंक यू।